जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है आधुनिक भारत का ये 8वां वीडियो जाएगा। इसके पहले हम कंप्लीट 7 वीडियो का डिस्कस करवा चुके हैं और जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपका आधुनिक भारत का इतिहास नाम करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है। और आज जो हम लोग 8वां वीडियो में क्या करेंगे, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उस फैक्ट को देखेंगे। उसके बाद इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी आईएएस पीएससी या पीसीएस में पूछा गया है आज तक, सारा डिस्कस करेंगे। और ये घटना चक्र 2020 का बुक है, तो आप यह ज़रूर फॉलो करें, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसका पहला पॉइंट क्या है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे इसी वीडियो में चलेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट चलते हैं। कहता है कि 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। कब किया था? 1781 में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि इसके प्रमुख मौलवी मुइजुद्दीन थे। इस मदरसे में फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था और इसके स्नातक ब्रिटिश राज में द्विभाषीय के रूप में सहायता करते थे। 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया। बनारस में एक प्रसिद्ध संस्कृत कॉलेज खोला गया। उद्देश्य जो था इसका, हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना। हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना। नेक्स्ट पॉइंट है कि पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। वारेन हेस्टिंग के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भगवद गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग ने लिखी थी। आंग्ल अनुवाद का मतलब क्या? इंग्लिश अनुवाद करवाया था। ठीक है, किसने? वारेन हेस्टिंग के काल में। और किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने जो है भगवद गीता का प्रथम आंग्ल यानी अंग्रेजी अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना स्वयं किसने तैयार किया था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स ने। विल्किंस ने फारसी तथा बंगला मद्रास के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया। हॉलहेड ने 1778 ईस्वी में संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया। हॉलहेड ने क्या किया? 1778 में संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया। सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। नेक्स्ट देखेंगे, कहते हैं कि इसकी प्रेरणा पर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुआ। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुआ एवं ये स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। इसी क्रम में इन्होंने 1789 ईस्वी में कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया एवं इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए। नेक्स्ट है कि 1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में W. हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को
रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुआ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। रंगपुर नेशनल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहते कि इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षाविद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ। फिर क्या हुआ? 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हो गया। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत वर्ष शिक्षा के लिए 1 वर्ष यानी कि प्रति वर्ष जो है शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गई, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित है, इसको ध्यान में रखिएगा। पूछ देगा क्वेश्चन डायरेक्ट कि सैडलर आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है, तो यह शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 1917 ईस्वी में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर M.E. सैडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग के सदस्य दो भारतीय थे, एक डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और दूसरा जो थे डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद भी थे, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। इस आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था। इस आयोग का यह विचार था कि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा सुधार आवश्यक है। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिंग ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। इस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए। इस वर्ग से छन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुँचेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी के मैकाले स्मरण पत्र से पड़ी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाज के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। देखिए कहता है कि मैकाले ने भारतीय रीति रिवाज के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया। कहा कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष जो है भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल, जिसका कार्यकाल रहा था 1828 से 35 के शासनकाल में 7 मार्च 1835 ईस्वी को
लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृति कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। उच्च शिक्षा का माध्यम क्या मान लिया गया? अंग्रेजी को। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच को आधार मानकर लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर ब्रिटिश भारत में तीन विश्वविद्यालय जो कि कहाँ था? एक कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई। D.K. कर्वे के प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछता है यह कि D.K. कर्वे के प्रयत्न से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारण मंडली की भी स्थापना की थी। 1896 ईस्वी में उन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना किया। विधवा गृह की स्थापना 1896 में हुआ। उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया। 1958 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ 1800 ईस्वी के साथ पुणे में की गई तथा 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्था के संस्थापक में B.K. चिपलंकूर, B.G. तिलक, गोपाल गणेश आगरकर एवं M.B. नामजोशी प्रमुख थे। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारक में से एक थे। 1817 ईस्वी में उन्होंने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की। नेक्स्ट है कि मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में। अजमेर में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में। अलीगढ़ में देखिए मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में ही। अजमेर में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में ही। अलीगढ़ में एवं दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई। दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने पहल के रूप में प्रबल रूप से वकालत की थी। इन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और वर्ष 1919 से 1939 तक इसके कुलपति भी बने रहे। इन्होंने हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय तथा मर्यादा नामक पत्रिकाएं प्रकाशित किया। यहाँ तक क्या हुआ आपका जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित वो सारा आपका कंप्लीट हो जाता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ध्यान से अगर सुने होंगे तो सारा क्वेश्चन बनेगा आपका। तो चलिए देखते हैं कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कलकत्ता में होगा। और कब किया था? 1781 वारन हेस्टिंग ने। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। कहता है कि 1781 ईस्वी में वारन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक जो थे वह सर विलियम जोन्स थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुआ था। 1784 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि 1784 ईस्वी में
हेस्टिंग के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की ताकि एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान तथा साहित्य का अध्ययन किया जा सके। 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्न के फलस्वरूप बनारस में एक यानी कि संस्कृत कॉलेज खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा जोनाथन डंकन, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कथन और कारण है, ठीक है, कथन और कारण। अब देखिए कथन पहला है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। यह कथन क्या है आपका? सही है। अब देखिए कारण क्या है। कारण क्या है कि वारन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो यह कथन क्या है? यह भी कथन आपका सही है, और यानी कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है कथन ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते देखते हैं इसकी व्याख्या पे चलते हैं। कहता है कि वारन हेस्टिंग 1784 से 85 के दौरान 1774 से 75 वारन हेस्टिंग का जो कार्यकाल रहा था 1772 से 74 वह गवर्नर के पद पर रहा था, और 74 से 85 जो है वह गवर्नर जनरल के पद पर रहा था। तो यहाँ कह रहा है कि वारन हेस्टिंग 1774 से 85 ईस्वी के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल था। वह स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। उसके सहयोग और समर्थन से ही 1784 ईस्वी में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। तथापि उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में इस संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। कहते हैं कि चार्ल्स विल्किंस, नाथानियल हेलहेल्ड, जोनाथन डंकन आदि ने वारन हेस्टिंग के प्राश्रय और समर्थन के तहत ही प्राच्य विद्या के अध्ययन में योगदान दिया था। चार्ल्स विल्किंस द्वारा दिए गए भगवद गीता के अंग्रेजी अनुवाद की प्रस्तावना वारन हेस्टिंग ने ही लिखी थी। प्रश्नानुसार कथन दो बातों का जिक्र है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना और दूसरा में वारन हेस्टिंग द्वारा विलियम जोन्स के पक्ष में इसकी अध्यक्षता स्वीकार न करना। वही कारण में उसका स्वयं विद्वान होना तथा प्राच्य विद्या के अध्ययन को प्रोत्साहित करना वर्णित है। यहाँ प्राच्य विद्या के अध्ययन को प्रोत्साहित कथन की दोनों बातों का कारण होना पुष्ट करता है। इस प्रकार कारण स्पष्ट कि प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा माइकल मसूदन दत्त को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, माइकल मसूदन दत्त। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। ला सोसिएट एस्टिक्यू यानी कि द एशियन सोसाइटी की स्थापना जो हुआ था वह 1822 में हुआ था। वर्ष 1829 के शाही शासन द्वारा इसकी स्थापना की पुष्टि की गई थी। चलिए इसके बाद चलते हैं 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में कौन जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था? ये चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा।
चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि वारेन हेस्टिंग के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद यानी कि अंग्रेजी अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग ने लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने कालिदास के प्रसिद्ध रचना शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसका राइट आंसर होगा सर विलियम जोन्स। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका। कहता है कि सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। इसकी प्रेरणा पर 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। ये स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। इसी क्रम में इन्होंने 1789 ईस्वी में कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया एवं 5 संस्करण प्रकाशित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 है। कहता है कि स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीय का आवश्यकता। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं इसके व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि ब्रिटिश राज द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार करवाने के पीछे मुख्य कारण था प्रशासन का खर्च कम करने की चिंता। इसके लिए सरकार शिक्षित भारतीय की संख्या को बढ़ाना चाहती थी, जिससे प्रशासन और ब्रिटिश व्यावसायिक प्रतिष्ठान की छोटे कर्मचारी की बड़ी और बढ़ती हुई जरूरत को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9 पे। 9 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे? तो इसका राइट आंसर होगा चार्टर अधिनियम 1813। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व उठाया। प्रति वर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये खर्च करने की व्यवस्था इस अधिनियम ने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? 10। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं कि वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई, बिल्कुल सही है। विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई है, ये भी सही है। शिक्षा के सभी स्तर पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश किया गया, नहीं, ये कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा वुड डिस्पैच में जो 2 कथन है वो सही है कि सहायता अनुदान की व्यवस्था किया गया और विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड 1854 में जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई। इस घोषणा पत्र में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया था। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। इस घोषणा पत्र के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की जाए। एक
विश्वविद्यालय की व्यवस्था की जाए। इसमें इस बात पर बल दिया गया कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की सिफारिश भी इसमें की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है कि चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कहता है कि वुड घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसे वुड का डिस्पैच कहा गया। 100 अनुच्छेदों वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा गया। प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। इसके अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में एक विश्वविद्यालय की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कहता है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। तो यह प्राथमिक शिक्षा को विशेष जोर दिया गया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 15 अगस्त 1906 को। ऑप्शन डी 15 अगस्त 1906 को। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीक शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 14। सैडलर आयोग संबंधित था। तो सैडलर आयोग भी शिक्षा से संबंधित था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर M.E. सैडलर, जो लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इसके पहले वह उपकुलपति थे, अब उसको अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। और इसने जो है वर्ष 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की। इसने वर्ष 1904 का जो विश्वविद्यालय अधिनियम था उसका कड़ी निंदा की। यह भी बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक समन्वय नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15। निम्नलिखित में
कह रहे कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो सैडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया 1917 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से, अंग्रेजी शिक्षा से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिंग ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17। कहता है कि भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत की क्षेत्र से संबंधित था। तो यह शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। इस सिद्धांत का अर्थ था शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दिया जाए। इस वर्ग में छन छन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुँचेगा। मैकाले का कहना था कि सीमित साधनों में समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। कहता है कि भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। तो फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो इसका राइट आंसर होगा 1835 मैकाले के स्मरण पत्र। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाज के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। यह कथन किसने कहा था? तो मैकाले ने, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 20 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भी पड़ा था, और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के द्वारा भी, और आपका प्राच्यविद्य और आंग्लविद्य ये इससे भी पढ़ाती है। तीनों से अंग्रेजी शिक्षा का नींव पड़ी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 तीनों सही है। यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रयास के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान को अपनाया गया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया। 1823 में क्या हुआ कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया। नेक्स्ट, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंग, जिसका कार्यकाल 1828 से 1835 के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। नेक्स्ट है, भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थक का नेतृत्व मुनरो एवं एल्फिंस्टन, जबकि
H.T. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे। देखिए अब यहाँ से दिमाग में रखिएगा कि शिक्षा के समर्थन का नेतृत्व मुनरो एवं एल्फिंस्टन, ठीक है, आंग्ल शिक्षा का, ठीक है, भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थक मुनरो और एल्फिंस्टन, जबकि अगर पूछे कि प्राच्य शिक्षा के समर्थक तो H.T. प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, कहता है किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। कहता है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 35 के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थक का नेतृत्व मुनरो एवं एल्फिंस्टन ने किया, जबकि प्राच्य शिक्षा का समर्थन किसने किया था? H.T. प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 22। कहता है कि भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह 1857 में, ऑप्शन ए। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाला 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच के आधार पर बनाकर लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई स्थापना जो हुआ था इसका 1857 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23। किसके सतत प्रयत्न में से जो है बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था? तो ये D.K. कर्वे। किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था? तो ये D.K. कर्वे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं, कहते हैं कि D.K. कर्वे ने वर्ष 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। कब किया था? 1916 में। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। ये जो है महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवा के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना किया और 1896 में उन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा, उन्होंने जो है D.K. कर्वे ने स्वयं क्या किया था? एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था। वर्ष 1958 में उन्हें भारत रत्न भी मिला था D.K. कर्वे को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? ये B.G. तिलक संबंधित था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 ईस्वी में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी तथा 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्था के संस्थापक में B.K. चिपलंकुर, B.G. तिलक, M.B. नामजोशी और गोपाल गणेश आगरकर प्रमुख थे। जस्टिस रनाडे इस सोसाइटी के संस्थापक नहीं बल्कि इसके 5 संरक्षक में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 25। कहता है कि निम्नलिखित कॉलेज में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? ये हिंदू कॉलेज कलकत्ता, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 ईस्वी में इन्होंने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में, अजमेर में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में अलीगढ़ में, जबकि दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 26। कहता है कि
डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था? तो इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27। कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। देखिए कहता है कि भारतीय औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से युग्म पर विचार कीजिए कि उपरोक्त में कौन सा सही सुमेलित है। उपरोक्त में से देखिए कलकत्ता मदरसा ये वारन हेस्टिंग से संबंधित है, यानी कि आपका 2 सिर्फ सही है। और कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुआ था? 1781 में। अब देखिए बनारस का संस्कृत कॉलेज का स्थापना जोनाथन डंकन इसका संस्थापक थे, जो कि कब किया था? 1791 में। ठीक है। नेक्स्ट है कि फोर्ट विलियम कॉलेज का जो संस्थापक है लॉर्ड रिचर्ड कोले वेलेस्ली, जो कि यानी कि वेलेस्ली डायरेक्ट बोल सकते हैं, 1800 ईस्वी में किया था। तो चलिए इसके अब देख लेते हैं, सिर्फ एक ही सही है, यानी कि आपका 2 बी आपका राइट आंसर होगा कि केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि युग्म का सही सुमेल इस प्रकार है। बनारस का संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन 1791, कलकत्ता मदरसा वारन हेस्टिंग 1781, फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड रिचर्ड कोले वेलेस्ली 1800 में। तो सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 28। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किया था? तो ये मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। मदन मोहन मालवीय अग्रणी राष्ट्रवादी तथा देशभक्त थे। वे आरंभ में एक स्कूल अध्यापक, बाद में व्यवसाय से वकील रहे। नेक्स्ट है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये लॉर्ड हार्डिंग ने किया था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शिलान्यास जो हुआ था वह 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन तत्कालिक वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 30। कहता है निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? किसे जो है सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को जो है सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि दिए गए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया, जिसकी स्थापना का श्रेय 1916 में महाना मदन मोहन मालवीय जी को जाता है। तो आपका यहाँ तक क्या हो गया? आधुनिक शिक्षा के विकास से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था और उससे रिलेटेड जितना भी आज तक क्वेश्चन पूछा गया था वो सारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में जो है आपका आधुनिक भारत में प्रेस का विकास से संबंधित पहले इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।